बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज की वीडियो में एमए इंग्लिश पार्ट 2 का मॉडर्न नावल का पेपर है और उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नावल वर्जीनिया वुल्फ का जिसका नाम है टू द लाइट हाउस। उसमें एक टेक्निक यूज़ की गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उस पर हम बात करेंगे टू द लाइट हाउस नावल के तनाजुर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। स्ट्रीम तो हम कहते हैं नदी को, और कॉन्शियसनेस कहते हैं इंसान के दिमाग को, उसके शऊर को। तो शऊर की नदी तो इस तरह से समझ नहीं आती बात, लेकिन इसको हम देसी अंदाज में आसान कर लेते हैं कि इसका मतलब है कि इंसान के दिमाग में चलने वाले जो ख्यालात होते हैं या वाक़यात होते हैं या किरदारों के बारे में बातें होती हैं या वाक़यात के बारे में इंसान सोच रहा होता है, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, मोनोलॉग कहते हैं अपने साथ खुद कलामी। इसको हम और आसान कर लेते हैं कि जैसे एक मिसाल से वाज़े करते हैं कि एक शख्स अकेला कहीं बैठा हुआ है और उसके दिमाग में जो है वो माजी के वाक़यात, किरदार और हालात चल रहे हैं। उसके दिमाग में एक ही जगह पर बैठे हुए मौजूदा दौर के लिहाज से वाक़यात, हालात और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। वो हरकत नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। यही खुद कलामी है। इंटीरियर इसका मतलब दिमाग के अंदर ये मौजूद है। तो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से छोटी सी डेफिनेशन। बाकी इसके क्वेश्चंस में हम तफसील से देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन टू द लाइट हाउस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नॉवल टू द लाइट हाउस बाय Stream of Consciousness by Virginia Woolf. It is a technique which is used by Virginia Woolf in her novel To the Lighthouse. These are questions, and from here we will start it. Virginia Woolf's object and concern was not to narrate a story like the traditional novelist. Virginia Woolf का मकसद और ताल्लुक बिल्कुल सीधी सीधी रवायती अंदाज में जो नावल्स में कहानी बयान की जाती है वो नहीं है। टू हर नावल वाज नॉट अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स और अ करैक्टर्स। उसके लिए नावल एक फहरिस्त नहीं है वाक़यात के और किरदारों की। रादर इट वाज अ म्यूज़िकल, लिरिकल एंड समथिंग लाइक एन इम्प्रेशनिस्टिक पीस ऑफ पेंटिंग। उसके मुताबिक ये एक मौसीकाराना शेरों वाली और कुछ इस तरह की तासुराती तस्वीर है पेंटिंग की novel. The chief concern of novel according to her was to explore the inner reality and mysteries about life. अहम मकसद उसके नावल का या उसके मुताबिक was to explore, दरियाफ्त करना था अंदर की हकीकत और पुरस्रारियत ज़िंदगी की। To unfold people's psyche and inner self, लोगों की नफ्सियात को unfold खोलना और उनके अंदर को बयान करना। Therefore she rejected the conventional technique of narration and adopted the stream of consciousness. इसलिए उसने रद्द किया रवायती टेक्निक को बयान करने की नावल और इख्तियार किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, जिसको आसान लफाज में द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग यानी अंदर की खुद कलामी भी कह सकते हैं, किरदार की अपने साथ खुद कलामी। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक के मुताबिक द पास्ट इज़ फ्यूज्ड विद द प्रेजेंट, माजी को हाल के साथ मिलाया जाता है और वाइस वर्सा, और हाल को माजी के साथ। द डिस्टिंक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस आर ऑब्लिटरेटेड, वक़्त और खला को मिटा दिया जाता है बात नावल्स में जहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल हो। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्लोज एंडलेसली, ये लामहदूद हदों तक बहती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टू द लाइट हाउस डज नॉट हैव अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। टू द लाइट हाउस नावल में जो है वो लॉजिकल यानी अकली तरतीब वाक़यात की नहीं है, ना ही बेहतरीन शक्ल दी गई है प्लॉट इसकी कहानी को। सच एज़ वन ऑब्जर्व, जैसे हम मुशाहदा करते हैं इन अ कन्वेंशनल नावल, एक रवायती नावल में। वुल्फ हैज़ ट्राइड इन अ वेरियस वे टू इम्पार्ट फॉर्म एंड कोहेरेंस टू आवर मटीरियल। वर्जीनिया वुल्फ ने कोशिश की है मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्पार्ट अता करने के लिए फॉर्म, शक्ल एंड कोहेरेंस और तरतीब अपने इस मटीरियल को, नावल के मवाद को। द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग आल्सो हैज़ बीन स्किलफुली एक्सप्लॉइटेड। अंदरूनी खुद कलामी किसी किरदार की अपने साथ बड़े हुनरमंदाना अंदाज में एक्सप्लॉइटेड इस्तेमाल किया है उसको वर्जीनिया वुल्फ ने। देयर इज़ कॉन्स्टेंट मूवमेंट टू एंड फ्रू, इधर उधर की काफ़ी हमें तहरीक, हरकत नज़र आती है, बोथ इन टाइम एंड स्पेस के लिहाज से। बट द नावलिस्ट हैज़ स्किलफुली ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन नावलिस्ट ने बड़े फ़नकाराना अंदाज में मुनज़्ज़म किया है, इकट्ठा किया है हर क्योटिक मटीरियल, अपना बिखरा हुआ मवाद। दैट द नावल इज़ ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट, कि नावल एक बड़ी दिलचस्पी का बायस बन जाता है। इवन फॉर दोज हु जनरली कंडेम द नावल, जो आम तौर पर
कंडेम बुरा भला कहते हैं नॉवेल्स को, बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, खासतौर पे वो नॉवल जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर लिखे जाते हैं. सो अ नंबर ऑफ डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड टू इम्पार्ट स्ट्रक्चरल यूनिटी टू द नॉवल. तो काफ़ी मिकदार में तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं नावल को अता करने के लिए एक बनावट का ढांचा टू द नॉवल को. फर्स्ट शी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. पहले तो उसने बड़े महदूद किरदार मुतारफ़ करवाए हैं. एंड दे हैव बीन मेड आइसोलेटेड ऑन इन अ रिमोट आइसलैंड, और एक वीरान जजीरे पर उनको अकेला किया गया है एक दूसरे से, फ्रॉम सोसाइटी और माशरे से. फर्दर आउट ऑफ दीज आइसोलेटेड ग्रुप्स, ये जो लोगों के कैरेक्टर्स के अलग-अलग तनहा ग्रुप्स हैं, शी हैज़ फोकस्ड अटेंशन ओनली 2 or 3. वर्जीनिया वुल्फ ने तवज्जो मरकूज़ की है ख़ास तौर पर 2 से 3 किरदारों के ऊपर. कैरेक्टर्स एंड एक्सप्लॉइटेड देयर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन, और उनकी जो शऊर की नदी है उसको अकेले में इस्तेमाल किया है. हेयर मिस्टर एंड मिसिस रमसे एंड लिली ब्रेस्को आर द मेन फिगर्स. ये 3 अहम कैरेक्टर्स हैं. अदर्स आर ओनली ऑफ द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन दिस पार्ट ऑफ द नॉवल के इस हिस्से में बाकी दूसरे दर्जे की अहमियत रखते हैं. सेकेंडली द रीडर इज़ नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली विद इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स. सेकेंडली जो पढ़ने वाला है उसको नहीं रखा गया सीधा सीधा किरदारों के दिमाग में, एज इट हैपन्स इन द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल, जैसे कि नफ्सियाती नॉवल्स आज के दौर जदीद के हैं उसमें रखा जाता है. बट हियर द सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द नॉवलिस्ट इज़ कॉन्स्टेंटली एट वर्क. मरकज़ी जहानत नॉवलिस्ट की मुस्तकिल काम कर रही होती है, लाइक द रोल ऑफ अ नरेटर, एक बयान करने वाले के किरदार के तौर पर. शी इज़ कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटीरियल, वो अपने मवाद को मुनज़्ज़म भी करती है और कंट्रोल भी करती है. एंड इल्यूमिनेटिंग इट विद कमेंट्स के साथ उसको रोशन करके वाज़े भी करती है. इन दिस वे फॉर्म इज़ प्रोवाइडेड टू द फॉर्मलेस, एक बेतरतीब को तरतीब यानी बेशक्ल को शक्ल दी गई है उसने. एंड ऑर्डर्स इमर्जेस आउट ऑफ क्योस, और एक तरतीब उभरती है ऑफ क्योस, बिखरी हुई चीज़ से, थ्रू नरेशन, उसके बयान के ज़रिए. द पेंटिंग ऑफ लिली इज़ अनदर डिवाइस बाय विच, लिली की पेंटिंग जो है वो एक और तरकीब है विच द नॉवलिस्ट हैज़ रेंज्ड हर मटीरियल, जिसके ज़रिए नॉवलिस्ट अपना मटीरियल, मवाद, वाक़यात का, किरदारों का, उनकी बातों का, हालात का इकट्ठा करती है. द नॉवल्स बिगिन्स विद लिली ऑन द लॉन ऑफ द रमसिस समर हाउस. नॉवल शुरू होता है लिली से जो कि लॉन में बैठा हुआ है रमसिस के गर्मियों वाले घर में. एंड इट एंड्स विद हर विजन, और उसके यानी तसव्वुर के साथ ही ख़त्म हो जाता है. एंड कंप्लीटिंग हर पिक्चर, और उसकी तस्वीर मुकम्मल हो जाती है. द टावर ऑफ द लाइट हाउस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूनिटी इन द नॉवल. टावर जो दिखाया गया है लाइट हाउस में, वो एक अहम जो है वो ज़रिया है चीज़ों को यूनिटी मुतहद करने का नावल के अंदर. इट शाइन्स थ्रू आउट एट अ डिस्टेंस, ये थोड़े फासले से मुकम्मल तौर पर चमकता रहता है पूरे नावल में. एंड ऑल द लाइन्स ऑफ द नावल कन्वर्ज टूवर्ड्स इट, और नावल की सारी लाइन्स जो हैं कन्वर्ज मुड़ जाती हैं उसी की तरफ. एज द एक्सपीडिशंस टू द लाइट हाउस इज़ प्लान इन पार्ट 1, जैसे कि ये जो मुहिम थी लाइट हाउस जाके देखने की, इसका मंसूबा पार्ट 1 में पेश किया गया है. वाइल इट इज़ एक्चुअली अंडरटेकन इन पार्ट 3 ऑफ द नावल, जबकि ये नावल के तीसरे हिस्से में इसको इख्तियार किया गया है. दो टू द लाइट हाउस मे नॉट हैव अ लॉजिकल यूनिटी, अकली इत्तेहाद या मुत्तहिदपन इसमें नहीं है. एंड अ ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और ना ही रवायती तरतीब है वजह और असर की, ये भी दोनों टेक्निक्स हैं. येट इट हैज़ अ यूनिटी ऑफ हायर एंड स्ट्रॉन्गर काइंड, लेकिन इसमें एक ऊँचे दर्जे की मजबूत किस्म का इत्तेहाद है. इमोशनल यूनिटी एज द कम्प्लीशन ऑफ लिलीज पिक्चर, एक जज्बाती इत्तेहाद या मुत्तहिद कर देना, जैसे कि लिली की तस्वीर मुकम्मल होती है. एंड द फुलफिलमेंट ऑफ जेम्स प्लान, और जैसे जेम्स के मनसूबे तकमील पर पहुँचते हैं, फुलफिलमेंट. सिमिलरली द एक्शन ऑफ द नावल मूव फ्राम सीन टू सीन, एक सीन से दूसरी सीन की तरफ नावल मूव करता है. द माइंड ऑफ वन पर्सन टू दैट ऑफ अनदर, एक किरदार के या एक शख्स के दिमाग से दूसरे शख्स के दिमाग की तरफ. देयर इज़ वेरी लिटिल कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल द इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन अ क्लोज निट होमोजीनियस वे. देयर इज़ अ वेरी लिटिल कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगी बहुत कम है, और तमाम वाक़यात जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं इन अ क्लोज निटेड, नज़दीकी से बुने हुए, होमोजीनियस वे, एक ही जैसे अंदाज के साथ. सो टू द लाइट हाउस इज़ अ मास्टर पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तरतीब देने की एक लाजवाब नमूना है ये. इट इज़ एन ऑर्गेनिक होल, ये एक मजमूई मरकज़ है. एंड डिज़र्व्स प्रेस, और काबिल तारीफ़ है. देर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्जीनिया टेक्निक ऑफ नरेशंस, यानी वर्जीनिया वुल्फ की ये जो टेक्निक है बयान करने की नावल, इसके कुछ और भी पहलू हैं. टू द लाइट हाउस बिगिंस विद एन अनस्टेटेड क्वेश्चन, बग़ैर बयान किए हुए सवाल के साथ ये नावल शुरू होता है. रवायती इससे शुरू होते हैं सवाल के साथ. रीडर्स नेचुरल क्यूरोसिटी दस बिकम्स इन्वॉल्व, तो पढ़ने वाले की कुदरती तजस्सुस जो है वो इस चीज़ में शामिल हो जाता है कि सवाल क्यों नहीं पूछा गया जैसे रवायती नावल में पूछा जाता है. हु दीज पीपल आर, ये लोग कौन हैं,
व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड सो ऑन, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, और बस इस तरह से बहुत सी चीज़ें। विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, कहानी के आगे बढ़ने के साथ रीडर बिगिंस टू रिकग्नाइज अ पैटर्न इन द नैरेटिव, बयान में जो तरीका इस्तेमाल किया गया है उसको पहचानना शुरू कर देता है पढ़ने वाला। एट द सेम टाइम ही एसेमिलिएट्स नेम्स, फैक्ट्स एंड आइडियाज़, और इकट्ठा करना शुरू कर देता है नाम, हकीकतें और ख्यालात। बाय द लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स, रिएक्शंस एंड थॉट्स, किरदारों की लंबी जो तशरीह बयान की जाती है, उनके रद्द अमलों की और उनके तसव्वुरात की, इन इनडायरेक्ट स्पीच, बिलवासा तकरीर में। बट द रीडर इज़ कॉन्शियस ऑफ द ऑथर, लेकिन मुसन्नफ़ से वाकिफ़ रहता है इस नावल को पढ़ने वाला। द यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन नरेशन इज़ अ वेरी कॉमन नावल डिवाइस। थर्ड पर्सन बयान बड़ा आम है नावल्स के अंदर एक तरकीब के तौर पर, बट वर्जीनिया वुल्फ इज़ वेरी केयरफुल टू मेक हर डायरेक्शन ऑफ द नरेटिव। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ बड़ी मोहतात है अपनी इस सिमत से बयान करने की, एज अ लिटल नोटिस एज पॉसिबल, एज लिटल नोटिस एज पॉसिबल, जितना कि कम इसको मुमकिन तौर पर नोटिस किया जा सके। हर यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द इंटीरियर मोनोलॉग्स, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है अंदरूनी खुद कलामी के हवाले से अपने किरदारों की, मेक इट ईजी फॉर हर टू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको इस काबिल बना देता है और आसान कर देता है कि वो मुतारुफ करवा सके काफ़ी ज़्यादा बयान एंड आइडियाज़ और ख्यालात इनटू दीज मेंटल सॉलिलिक्विड्स, इस जहनी खुद कलामियों के, विच आर आउटसाइड द रेंज ऑफ नॉलेज ऑफ द करैक्टर, जो कि किरदार के इलम के हाथे से बाहर होती है चीज़। फॉर एग्जाम्पल, एट द बिगिनिंग वाइल डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ जेम्स, की फीलिंग्स को बयान करते हुए अबाउट हिज फादर, अपने बाप के बारे में, शी मूव्स फ्राम व्हाट द चाइल्ड इज़ थिंकिंग टू व्हाट मिस्टर रमसे हैबिचुअली डू, एक बच्चा हरकत करता है, मूव करता है कि सॉरी शी मूव्स फ्राम, वर्जीनिया वुल्फ मूव करती है व्हाट द चाइल्ड इज़ थिंकिंग, कि एक बच्चा क्या सोच रहा है, टू व्हाट मिस्टर रमसे हैबिचुअली डू, कि आदतन मिस्टर रमसे क्या करता है, एंड से टू हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों से क्या कहता है। वर्जीनिया हैज़ केयरफुली अवॉइडेड द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, के जो खामियाँ होती हैं, ड्रॉबैक्स अवॉइड, उससे परहेज़ की है। एंड हैज़ गिवन फॉर्म एंड कोहरेंस टू हर मटीरियल, और उसने एक शक्ल और तरतीब दी है अपने मवाद को, सो इट इज़ हैज़र्ड एंड इनकोहरेंट, तो ये एक इत्तफाक नहीं है और ना ही ये बेतरतीबी है, लाइक अदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल्स, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखे गए दूसरे नावल्स होते हैं। इंडीड थ्रू हर फ्लेक्सिबल स्टाइल, अपने लचकदार अंदाज से, शी इम्पार्ट्स फॉर्म एंड यूनिटी, उसने मुतहिद किया है और शक्ल दी है, एंड कन्वेज अ सेंस ऑफ अमेजिंग रिचनेस, और हैरत अंगेज़ रिचनेस, आलापन की सेंस भी दी है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू हर नावल, और अपने नावल के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग भी देने की कोशिश की है। टू द लाइट हाउस इज़ द मोस्ट नेचुरल ऑफ ऑल वर्जीनियाज नावल्स में बड़ा नेचुरल नावल है ये। इट हैज़ नन ऑफ द टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, इसमें कोई टेक्निकल पेचीदगियाँ नहीं हैं जैसे मिसेस डॉलोवे में है। एज इट मूव्स ऑन नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस लाइन, ये एक आम तरतीबी लाइन्स के ज़रिए लिखा गया है, फ्राम सीन टू सीन एंड फ्राम द माइंड ऑफ द वन करेक्टर टू दैट ऑफ द अनदर। देयर इज़ अ वेरी लिटल वायलेंस और कॉम्प्लिकेशन इन दीज शिफ्ट्स, तशद्दुद और इशारे बड़े कम तब्दील किए गए हैं इस नावल में, एंड दीज मूवमेंट्स आर मेड फादर ईजी इन अ क्लोज रिलेटेड होमोजीनियस वे, ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। अनलाइक मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस हैज़ 3 मेन सेक्शंस, इसमें 3 हल्के हैं, एंड दीज सेक्शंस आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इनको छोटे हिस्सों में फिर आगे तकसीम किया गया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सहूलत के लिए। इन दिस रिस्पेक्ट वर्जीनिया आल्सो एक्सेप्ट्स द नॉर्मल कन्वेंशन, इस लिहाज से वर्जीनिया कबूल करती है उस अमूमी रवाज को। दी डिवीजन ऑफ द नावल इनटू 3 मेन चैप्टर और सेक्शंस ईच विद अ डेफिनेट टाइटल, तीनों नावल्स के जो पोर्शंस हैं और उनके जो 3 चैप्टर्स हैं आगे, उनको बड़े डेफिनेट टाइटल, बिल्कुल दुरुस्त उन्वान के साथ पेश किया गया है। इट आल्सो एड्स इट टू द नेचुरलनेस ऑफ द नावल की के कुदरतीपन में इजाफा करता है। फर्दर मोर वर्जीनिया हैज़ यूज द फुल फोर्स ऑफ हर इमेजिनेटिव जीनियस, वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की है तख़य्युलात की और जहानत की, विद ग्रेट क्लैरिटी, बड़ी सफाई के साथ, और शी सक्सीड्स इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन हर मेथड, उसने अपने तरीक़ाकार के अंदर कामयाब हुई है बैलेंस कायम करने में। इनफैक्ट द नरेटर और द सेंट्रल इंटेलिजेंस इन दिस नावल, दर हकीकत बयान करने वाला और मरकज़ी जहानत इस नावल में हैज़ गेन मोर इम्पोर्टेंस, उसने ज़्यादा अहमियत हासिल की है, बट इट हैज़ बिकम लेस डिसर्नेबल, लेकिन ये बहुत कम इस हालत में है कि इसको अलहदा किया जा सके। लास्टली इन द कंक्लूडिंग पार्ट, वर्जीनिया हैज़ गिवन द इल्यूस्ट्रेशंस ऑफ द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ऑफ द स्टोरी। आखिरी हिस्से में जो कंक्लूडिंग हिस्सा है पार्ट 3, उसमें वर्जीनिया वुल्फ ने हमें वजाहत दी है द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी एक फ़न की कहानी को बनावट
फ़न की कहानी की बनावट में तामीर कैसे होती है। दैट द डाइवर्स करेक्टर्स एज लिली ब्रेस्को, जैसे कि एक मुतज़ाद किरदार जैसे लिली ब्रेस्को, मिस्टर रमसे, जेम्स कैम एंड मैकलेस्टस बॉय हु आर ऑल अलाइव एंड यूनाइटेड, वो जिंदा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड पर्सनस लाइक मिसिस रमसे, चार्ल्स टेंसले, मिसिस कार्मिशल, विलियम बैंक्स एंड मिंटा हु आर फिजिकली एब्सेंट, जो जिस्मानी तौर पर तो गैर हाजिर हैं, येट दीज आर एक्टिव इन द माइंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन ये दूसरों के किरदारों के दिमागों में एक्टिव हैं, ताज़ा हैं। एट द वेरी एंड ऑफ द नावल के इख्तिताम पर। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 with proper translations like this assignment are available in the playlist of my channel, and students demand if students demand any assignment of M English part 1 part 2 with proper translation, that demand will also be entertained, and send your comments in the comments box. See you next time in next video. Bye bye.